डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन, उनके फीचर्स, टाइप्स, हिस्ट्री, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, बिहेवियर, बच्चों को डील कैसे करते हैं, ये वाली तमाम चीज़ें। तो सबसे पहला जो हमारी स्लाइड है वो ये आती है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में, कि डाउन सिंड्रोम जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को पूरी दुनिया भर में कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस हमने फैलानी है और उनका ही दिन माना जाता है। हाँ जी सोबिया, अच्छा आप लोगों ने देखा वो ईमेल में आंसर आ गया? मेरी तरफ तो मेल ओपन ही नहीं हो रही, पता नहीं मेरी मेल का कोई मसला हो गया। जी मैम देख लिया हमने। अच्छा ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21 मार्च को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी डिटेल है। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कहते हैं। उसके अलावा ये जो येलो कलर और ब्लू कलर, ये इसके सिंबॉलिक कलर्स होते हैं। और ये जो सॉक्स नज़र आ रही होंगी, आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे डाउन सिंड्रोम का, ये क्रोमोसोमल एनोमलीज वगैरह को ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, अभी आगे जब पढ़ते हैं तो आप लोग पता चलेगा कि इसको हम लोग 21 मार्च को क्यों मनाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। इंटरव्यू में हर बच्चे से पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो आप लोगों को एक डेफिनेशन आनी चाहिए जिसमें आप लोग बता सके कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन बतानी है वो आप लोगों को इंग्लिश में आनी चाहिए। डेफिनेशन इंग्लिश में और उसके बाद एक्सप्लेनेशन उर्दू में। अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन देते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक लाइन की शॉर्ट क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को हर टॉपिक की आनी चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें पर्सन में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब इसमें क्या, हमारा जो 21वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, एक पूरे जोड़ा बना के पेयर की फॉर्म में होते हैं। और इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को कैरियोटाइप कहा जाता है। ये वाली चीज़ आप लोगों में से सबको पता होगी। और अब मुझे कौन बताएगा कि ट्राइसोमी 21 का मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम के क्रोमोसोम की कैरियोटाइप क्या होती है? जी आसमा मैम, जो ये क्रोमोसोम 21 है ना, तो इस पे मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ट्राई मतलब 3। जी बिल्कुल, वजह से उसका नाम। तो इसी वजह से हम लोग क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम का जो डे है वो 21 मार्च को मनाते हैं, जो कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा 21वां जोड़ा है उसमें 3 क्रोमोसोम होते हैं। मार्च 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 21 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 21वें जोड़े को। ये 21वां जो क्रोमोसोम का पेयर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे नॉर्मल में 2 होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन डाउन सिंड्रोम के 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाएगा। इसी वजह से इसको हम लोग ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसके और भी नाम है कि ट्राइसोमी 21 ही कहते हैं। और इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, वो भी पढ़ते हैं फीचर्स के अंदर। तो ये डेफिनेशन है इजी सी कि ऐसी कंडीशन है जो कि जेनेटिकल है, जिसमें जीन्स में मसला आता है। और उसमें होता क्या है कि जो आपके क्रोमोसोम है 21वें क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। और यहाँ पे क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ये स्मॉल पैकेजेस होते हैं जीन्स के बॉडी की सेल के अंदर, कि हमारे जीन्स और डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी ने किस तरह से बनना है और किस तरह से फंक्शन लेना है। जब बेबीज़ ग्रो करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारा 21वां पेयर है वो भी डेवलप करता है और उनके अंदर फिजिकल और मेंटल चेंजेस लेके आता है। अब एक नॉर्मल इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हम लोगों ने ये वाली चीज़ पहले ही पढ़ी हुई है। सिद्रा हमारी क्लास में न्यू है और रुखसाना आई हुई है आज, वो भी न्यू है। तो 1-2 स्टूडेंट्स आज क्लास में न्यू भी हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल कैरियोटाइप हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसकी जो स्क्रीन सबको शो हो रही है, वॉइस सबको क्लियर है? सोबिया लेफ्ट करके ना दोबारा ज्वाइन कर लिया करें जब भी आपको स्क्रीन का इशू आएगा। तो सायरा है और रुखसाना जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली चल रही हूँ, लेकिन आपको जहाँ से भी समझ नहीं आएगी तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। जिस पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आपने कहना है कि मैम दोबारा रिपीट कर दें, तो मैं कर दूँगी। तो हमारे बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 23 जोड़ों की शक्ल में। और पेयर्स जो होते हैं 23 पेयर्स, उनकी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उसमें जो पहले 22 क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23rd होता है उसको हम सेक्स लिंक कहते हैं। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स लिंक्स क्या होते हैं, ये बताएगी रिमशा। जी बताएं। 23rd जो होता है मैम, हाँ जी चलिए रिमशा, क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। ठीक है, रोज अपना माइक ऑफ कर दे, रिमशा बता रही है, मैं आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लूँगी। जी रिमशा बताएं। मैम रिमशा की क्लास लेफ्ट हो गई है। फिर रोज आप बता दें। मैम फर्स्ट 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23rd वाला होता है उसे एक्स लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। और ऑटोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, और ये वाला 23rd वाले का क्या फंक्शन होता है? मैम ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, इनमें मतलब पेयर्स होते हैं, और जो जो 23rd वाला एक्स लिंक क्रोमोसोम होता है ना, इसमें पता लगता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जी बिल्कुल, ये जो ऑटोसोम्स हैं, ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है, कि जो पर्सन है उसका साइज़ कितना होगा, हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, ये वाली तमाम इंफॉर्मेशन हमारे जो पहले 22 क्रोमोसोम के पेयर्स हैं उनमें होती हैं। और उसके अलावा कि जेंडर की जो इंफॉर्मेशन है कि ये जो पर्सन है ये लड़का होगा या लड़की होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके 23rd क्रोमोसोम में होती है। अगर 23rd क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स लिंक कहते हैं, अगर ये XX होता है तो वो गर्ल होती है, और अगर ये XY होता है तो वो बॉय होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सायरा आपको? यस मैम। अच्छा ठीक, तो ये वाले क्रोमोसोम की अरेंजमेंट नॉर्मल होती है, जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो 21वां जोड़ा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है। तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, और हमने ये पढ़ा कि 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। मैंने आप लोगों को बताया कि वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम 3 जो है मार्च वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 नंबर को, और 21 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम को, कि 21वें क्रोमोसोम के अंदर 21वें जोड़े के अंदर 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स और इन सब की चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार पढ़ लिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दिन आप लोग पहले दिन मेरे पास पढ़ रहे थे, उस दिन आप लोगों की कितनी नॉलेज थी, और अभी हमारा सेशन आधा भी नहीं हुआ और अभी आपके पास कितनी नॉलेज है। तो पता भी नहीं चलता हम लोग कैसे ही टाइम के साथ साथ चीज़ें सीखते रहते हैं, और कामयाब वही होते हैं जो बाद में जाके स्लाइड्स को रिवाइज करते हैं, वही स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे मुझे कौन बताने वाला है कि जीन्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं? अंबर है हमारे साथ, अंबर बताएंगी। अंबर आवाज़ आ रही है? अच्छा अंबर नहीं है, आमना आप हैं। आमना आप बताएंगी कि हमारे कितने होते हैं क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेल के अंदर? अच्छा आमना भी नहीं है, और फिर कौन बताएगा? जी रिमशा आप बता। ठीक है रिमशा बताएं। 6 होते हैं, 23 के पेयर्स होते हैं, लेकिन जब डाउन सिंड्रोम में होती है तो 21 में जो है ना एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो वो फिर नॉर्मल की बजाय फिर नॉर्मल में 46 हुआ ना, लेकिन 46 की बजाय उसमें 47 क्रोमोसोम जो डाला, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमारा एक नॉर्मल जो एनिमल सेल होता है वो इस तरह से होता है, उसकी शेप, उसके अंदर जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर हमारी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस वो पाई जाती हैं,
कि क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि जो पर्सन है उसने बड़े होके कैसे बनना है, उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसका आई कलर कैसा होगा, उसके बालों का कलर कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसी होगी, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें, एबिलिटीज़, आपके करेक्टरिस्टिक्स, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपके क्रोमोसोम के अंदर दी गई होती है। अब अगर हम लोग क्रोमोसोम के धागे को खोलना शुरू करें तो उसको हम कहते हैं डीएनए। मतलब कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलके बना हुआ होता है। डीएनए और इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन इस तरह से रैप करती है एक दूसरे के ऊपर, और यूँ रैप करते 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 वो जाके क्रोमोसोम बना देती है। डीएनए प्रोटीन के ऊपर रैप करता है। तो मैंने बताया कि जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से मिलके बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम बनाता है। अब डीएनए क्या है? ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। हमारी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर लिखी हुई है। जैसे हमारी नोटबुक के ऊपर हमारे नोट्स लिखे हुए होते हैं ना, तो वो जो हमारी नोटबुक हुई वो क्रोमोसोम हुआ, और जो लिखे हुए नोट्स हैं, जो रिटन मटेरियल है, वो डीएनए होता है। डीएनए हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। डीएनए ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि पर्सन का बाल का कलर कैसा होगा, पर्सन का स्किन का कलर कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा। बंद कर दो दरवाज़ा। पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। फिर डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसमें एक काम को करने की इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए था उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन का आई कलर कौन सा होगा। उससे आगे यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए का पार्ट है उसके ऊपर लिखा है कि इसका स्किन कलर कैसा होगा। यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए का पार्ट है उसके ऊपर लिखा होगा कि नेल्स किस तरह के होंगे, उनकी शेप कैसी होगी। तो डीएनए का हर वो पार्ट जिस पे किसी एक फंक्शन की, किसी एक काम की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको हम कहते हैं जीन। जीन बेसिकली डीएनए ही होता है, लेकिन डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग किसी भी टाइम रोक के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इंटरप्शन इतनी ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फैसलाबाद आई हुई हूँ मेरी एमफिल की क्लासेस की वजह से। तो अब थोड़ा शोर वगैरह भी हो तो मुझे बता दिया करें। और यहाँ पे थोड़ा सिग्नल्स भी थोड़े आते हैं, तो जब भी आप लोगों को इंटरप्शंस होंगी, जब भी इशू होगा, तो मुझे आप लोगों ने लास्ट में बताना है। अब डेफिनेशन आ जाती है डाउन सिंड्रोम की। डेफिनेशन आप लोगों ने कोई से भी एक डेफिनेशन करनी है ना, आप गूगल पे करें तो आपको 10-15 डेफिनेशंस मिल जाती हैं। कोई एक जो आपको सूटेबल हो वो वाली। तो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। यहाँ पे आई आ जाएगा, मिस्टेक क्या मैंने भी देखी है। ये जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आपके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में डिले आ जाता है। अब आपको पता है कि उस जो एक्स्ट्रा हमारा जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, डीएनए मिलके, हाँ, जीन मिलके डीएनए नहीं बनाते, डीएनए के एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। ठीक है रिमशा, तो इनकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। छोटी छोटी सी जो टर्म्स होती हैं, देखने में लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अगर बेसिस वाले क्लियर हैं तो फिर ही आगे के टॉपिक आप लोगों को पता चलेंगे। ठीक, अब क्रोमोसोम के अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें आपकी पीपीएससी में डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन आती है। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम कौन सा है, ट्राइसोमी 21, ये आता है। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके डाउन सिंड्रोम के हवाले से और क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, और डाउन सिंड्रोम डे का थीम क्या है। अब हर साल जब डाउन सिंड्रोम मनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई थीम रखा जाता है। जैसे 2024 का कोई और थीम होगा, 2025 का कोई और थीम होगा। जैसे जो 2025 था उसमें ये वाला थीम रखा था कि जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है उसको हम लोगों ने इम्प्रूव करना है। हर जो ईयर है उसमें जब मनाया जाता है वो डे, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक थीम रखा होता है, और वो थीम आप सिंपल गूगल पे जाएं, जैसे उधर सर्च करते हैं कि डाउन सिंड्रोम थीम 2025 2024, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो लेटेस्ट 1-2 सालों वाले वो आप लोगों ने करने होते हैं, ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब उसके पीछे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस फैलाती है।
उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम डे के DSI के नाम से उसको हम कहते होते हैं, DSI डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके बारे में सारी कैंपेन्स चलाती है पूरी दुनिया को डाउन सिंड्रोम डे का थीम डिसाइड करके देती है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई हैं। सबसे पहले भी यूनाइटेड नेशंस ने ही डाउन सिंड्रोम का डे मनाना शुरू किया था 2011 के अंदर। तो 2011 में पहली बार डाउन सिंड्रोम डे मनाया था, और उसके बाद से अब तक वो एक ही दिन 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद हमारे डिस्टिंक्ट फीचर्स आ जाते हैं। डिस्टिंक्ट फीचर्स, मुनफरिद फिजिकल साइंस। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं, ये वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, मुझसे भी पूछा था कि वो कौन से आईडी के बच्चे हैं जिनके हम लोग फिजिकल जो उनके स्ट्रक्चर है ना, फिजिकल शेप से पता चल जाता है हमें कि ये आईडी हैं। तो मुझे तो पता नहीं चला था। मैंने उनको बोला कि माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली सबको ही पता चल जाता है डाउन सिंड्रोम, लेकिन फिर मैंने घर आके सर्च किया, उसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो डाउन सिंड्रोम था। अब कई माइक्रोसेफेलिक बच्चे होते हैं, उनका बचपन में हमें नहीं पता चलता कि ये माइक्रोसेफेली है या नहीं। तो डाउन सिंड्रोम हमारे आईडी के वो वाले बच्चे हैं जिनके फिजिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा मुनफरिद, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि उनको हम शक्ल से देख के ही कह देते हैं कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछो। अच्छा, मैं कौन सी बात रिपीट करनी है रिमशा? अच्छा, DSI का मैंने बताया कि जो हमारा जैसे डाउन सिंड्रोम का थीम है या वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, इसकी जो वर्ल्ड वाइड जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं वो एक इंटरनेशनल, जैसे एक वेबसाइट कह लें, इदारा कह लें, आप इंस्टीट्यूट कह लें, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाती है उसको हम कहते हैं DSI, सिंपल डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। और 2006 के अंदर पहली बार जो है ना डाउन सिंड्रोम डे को लॉन्च किया था, लेकिन ऑफिशियली तौर पे 2011 में 21 मार्च में मनाया गया था। ये वाली बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा, आप डिस्टिंक्ट फीचर्स का मैंने बताया कि डिस्टिंक्ट फीचर्स आपके BPSC के MCQ में आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें से 7-8 आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट फीचर्स ये हैं कि बाय बर्थ ही जब बच्चा पैदा होता है तो क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उसकी वजह से उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे कुछ फेशियल फीचर्स, शक्ल के कुछ जो जैसे कहते हैं ना नैनक्स जिसको कहते हैं, तो इस तरह के फीचर्स जो डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक फ्लैटेंड फेस, उसका मुंह जो है वो फ्लैट होगा, चिपटा हुआ, जिसको हम लोग मंगोलिज्म भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो मंगोल होते थे ना उनकी फैमिली ऐसे थी, फिर उन्होंने कह दिया कि कल्चरल एस्पेक्ट है तो हमने ये वाला वर्ड ख़त्म कर दिया। उनकी स्पेशली द ब्रिज ऑफ द नोज़, मतलब उनकी जैसे नाक है या उनका फेस है फ्लैट होगा, जैसे हमारी नाक की हड्डी उभरी हुई होती है ना, तो उनका वो नोज ब्रिज जो है वो ज़्यादातर फ्लैट ही नज़र आता है। आलमंड शेप आइज दैट स्लैंट अप, आलमंड शेप आइज, और कहीं कहीं पे ये राउंड शेप्ड आइज भी होती है जो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं, और एक टंग जो कि उनके मुंह से बाहर की तरफ निकली हुई होती है, उनकी ज़ुबान बाहर निकली होती है क्योंकि उनकी ज़ुबान थोड़ी मोटी और हैवी होती है। और जो ओरल कैविटी होती है, जो मुंह के दरमियान हमारा खला है ना, हमारे दांतों के दरमियान में खला है जहाँ पे हमारी ज़ुबान होती है, ओरल कैविटी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और ज़ुबान थोड़ी मोटी होती है, इसलिए ज़ुबान बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ये इनके कुछ फेशियल फीचर्स हैं। उसके अलावा और भी फीचर्स हैं कि उनकी गर्दन छोटी होगी, उनके हाथ पैर कान वो छोटे होंगे, उनकी पाम जो है हथेली पे एक सिंगल क्रेज होगी, उसको हम पाल्मर क्रेज भी कहते हैं। ये सारे BPSC के MCQs हैं। ये पाल्मर क्रेज क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया ना कि माउस भी नहीं सही चल रहा। फिर स्मॉल पिंकी फिंगर होगी, जो छोटी उंगलियां या तो छोटी होंगी या जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो एक्स्ट्रा छोटी होगी। मसल टोन पुअर होगी, जिसको हाइपोटोनिया हम कहते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि पुअर मसल टोन एक होती है और एक हमारी होती है हाई मसल टोन। जो पुअर होती है उसको हाइपोटोनिया कहा जाता है और जो ज़्यादा हाई मसल टोन होती है उसको हाइपरटोनिया कहा जाता है।
अगर किसी की पोर मसल टोन होगी, उसके जो लिम्स हैं वो फ्लॉपी होंगे, मतलब लटके हुए हाथ पैर, और उसको खड़े होने में मुश्किल पेश आएगी, उसको अपना बैलेंस मेंटेन करने में मुश्किल आएगी, इनस्टेबल पोस्चर होगा उसका। और जिसको हाइपरटोनिया होता है, वो मैंने बताया कि उनके लिम्स जो है वो सख्त होंगे, स्टिफ होंगे, उनके हाथ पैर इतने सख्त होंगे कि उनको मूवमेंट करने में मसला आएगा, उनके मसल्स में ना स्पैम्स होते रहते हैं, करते रहते हैं उनके मसल्स। तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, इनकी मसल टोन पुअर होती है, इनके लूज जॉइंट्स होते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, अब हमारे जो उंगलियों के मसल्स हैं, लेट्स सपोज वो नॉर्मल मसल टोन के हैं, हम पेंसिल पकड़ते हैं, चम्मच पकड़ते हैं, अपने काम करते हैं ना, क्योंकि हमारी उंगलियों के मसल्स जो हैं उनकी टोन नॉर्मल है। लेकिन अगर वहीं पे मेरी उंगलियों के मसल्स अगर लूज हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम में होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिया। इसको मैं लिख भी देती हूँ, हाइपोटोनिया मतलब कि लो मसल टोन। तो उसमें क्या होगा, अगर मेरी मसल टोन लो हो जाएगी तो जब मैं पेंसिल पकड़ूंगी तो मेरे हाथ की गिरफ्त नहीं रहेगी पेंसिल के ऊपर, चम्मच पकड़ूंगी तो मेरी ग्रिप सही नहीं रहेगी। तो हाइपरटोनिया की वजह से मेरे जो हाथ पैर लटके हुए नज़र आएंगे, हाइपरटोनिया में लो मसल टोन हो जाएगी। जब मैं खड़ी होंगी तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी, मुझे खड़े होने में मुश्किल होगा, मेरा जो पोस्चर होगा वो इनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डाउन सिंड्रोम के जॉइंट्स और मसल्स हाइपोटोनिक होते हैं, उनकी पुअर मसल टोन होती है, फ्लॉपी लिम्स होते हैं, और हाइट उनकी शॉर्टर होगी, नॉर्मल से शॉर्टर हाइट। तो ये हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जिनमें से आप लोगों को 7-8 लाजमी आने चाहिए। यहाँ भी पिक्चर में भी लिखे हुए कुछ, ये फ्लैट फेस होगा, ये देखिए सिंगल पामर क्रीज, छोटी उंगली छोटी होगी, या इन दोनों अंगूठों के दरमियान में एक वाज़ह तौर पे गैप नज़र आएगा। उनकी आंखों में वाइट स्पॉट्स भी होते हैं, और कान थोड़े छोटे होंगे, जुबान के ऊपर इस तरह के फिशर्स, कट वगैरह हमें नज़र आएंगे। इस तरह की सिम्टम्स भी होती हैं। ठीक है, तो आप लोग हर जगह पे सर्च करेंगे, डिफरेंट लिखी होंगी, लेकिन बेसिक यही होती हैं कि उसका फ्लैट फेस होगा, आईज आलमंड शेप होंगी, टंग बाहर की तरफ निकली हुई होगी, नेक छोटी है, कान हाथ पैर छोटे होंगे, हाथ पे सिंगल पार्मर क्लीज होगी, एक यहाँ पे एक लकीर लगी होगी, जैसे हमारे हाथों पे बहुत सारी लाइनें होती हैं तो उनकी एक ही लाइन होगी, और हाइपरटोनिया होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, हाइपरटोनिया का मतलब होता है लो मसल टोन, और हाइपरटोनिया हाई मसल टोन, हार्ड मसल्स कह सकते हैं रिमशा। यस। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कि उनकी सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी सेहत ख़राब रहती है। उसमें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये साइड डिजीज़ेज, और ये सारी की सारी आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं पीपीएससी में से, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, और अब यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे पास होती हैं, एक कंजेनिटल होती है और एक एक्वायर्ड होती है। काजेज किसी भी चीज़ की ना, कोई बीमारी है तो कंजेनिटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बाय बर्थ हो, और एक्वायर्ड जो बाद में पैदा हो। तो हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर कंजेनिटल होते हैं, बाय बर्थ ही हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होंगे, या कोई ना कोई हार्ट बीट का प्रॉब्लम, या दिल में कोई वाल बंद, या दिल में सुराख, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये हमारे नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम खाने भी कहते हैं, जैसे खाली खाने होते हैं ना, तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये जो ऊपर के दोनों होते हैं इनको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले दोनों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक, ऊपर वाले क्या होते हैं, छोटे वाले एट्रियम, सिंगल इसको एट्रिया कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स। तो हमारे हार्ट के अंदर एट्रियम के सेंटर में भी एक जगह है, वेंट्रिकल्स के अंदर भी आप देखेंगे इन दोनों में भी जगह है, इनको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का मतलब होता है वो जो रास्ता, जो जगह जो उन 2 जगहों को सेपरेट कर रही है। ये एक एट्रिया ये वाला था राइट एट्रिया, ये वाला था लेफ्ट एट्रिया। अब इसके सेंटर में जो
जगह है जो इन दोनों एट्रिया को सेपरेट कर रही है उसको हम कहते हैं सेप्टल। सेप्टम का वर्ड जैसे होता है ना, सेप्टम कहते हैं एक चीज़ जो सेपरेट करती है दो चीज़ों को। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब ये है कि दोनों एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम है, जो सेपरेशन है, जो ओपनिंग है, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। ठीक है, समझ आइए कि हमारे दोनों एट्रिया के दरमियान में जो सेपरेशन है वहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब दरमियान में सुराख भी हो सकती है, यहाँ पे वाल, अगर वाल्व होते हैं वाल बंद हो सकता है, कोई वाल का इशू हो सकता है, इधर स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे किस चीज़ की रुकावट हो सकती है ना, कोई भी इशू, तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये वाला डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम में हो सकता है। उसके अलावा जो वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान में जो जगह होती है, ये वाली जगह और ये वाली सेप्टम, अब इसके दरमियान में भी मसला हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे VAS वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये हमारे हार्ट के डिफेक्ट होते हैं। और उसके अलावा जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर रेड कलर का बना हुआ होता है, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी भी होती है, इसका नाम ओर्टा होता है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स, ओर्टा जो होता है, ये ओर्टा, और मैंने आप लोगों को पढ़ाए, दो एट्रियम होते हैं लेफ्ट और राइट, और दो हमारे हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अगर दो वेंट्रिकल्स के किसी वाल में इशू है तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम में है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर ये ओर्टा जो है, ये इसके ज़रिए से ये जो ब्लड है पूरी हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है, ओर्टा की जो ये वाली नाली होती है ना आगे से, तो उसमें अगर कोई इशू आएगा तो हम कहेंगे ओर्टा सेप्टल डिफेक्ट या ओर्टल सेप्टल डिफेक्ट। उसमें ये ओर्टा की जो लाइंस है इनमें स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि वो घी खाते हैं, वो घी उनके दिल में जाके जम गया है, वो ऑयल खाना चाहिए, इस तरह के जितने भी कंसेप्शंस हैं या जो भी, तो ये वाले तमाम सिम्टम्स। ठीक है, इस तरह के, यानी कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए कि किस किस तरह के हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक, उसके अलावा हेयरिंग और विजन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड भी होते हैं, या उनकी हेयरिंग नॉर्मल से कम होगी, या फिर विजन उनकी नज़र कमज़ोर होगी, या नज़र उनकी नॉर्मल से कम होगी, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये भी MCQ आता है। आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें पहले लगाया हुआ है कि आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ पढ़नी है तो जाके उसके MCQs आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, गूगल पे जाना है, जिसकी समझ नहीं आती वो आप लोगों ने शेयर करना है, जिसकी समझ आ रही है अब वो कंफर्म करने के लिए आप लोग शेयर कर दें, तो वो आप लोगों की मर्जी है कि आप 40-50 शेयर करें। कोशिश करनी है खुद करने की, लेकिन अगर आप लोगों को फिर लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों से नहीं होगी तो फिर आप लोगों ने मेरे पास आना है। ठीक है, ठीक है रिमशा। और कोई डिस्कशन का ग्रुप बना दिया करें। क्या चीज़ याद करनी है सिद्रा? कोई अपना डिस्कशन का ग्रुप जैसे बनाएं, आप लोग अपनी ग्रुप स्टडीज स्टार्ट करें, क्योंकि प्रिपरेशन जितने भी लोग करते होते हैं वो 1 घंटा या 2 घंटे ग्रुप स्टडीज लाजमी करते होते हैं, एक दूसरे के जिम्मे काम लगाया और उनसे सुना, ऐसी चीज़ें, उनसे आप लोगों की डिफरेंट आइडियाज शेयर होते हैं, नॉलेज इंक्रीज होती है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम की मैंने एग्जांपल्स, इनका 1 मिनट, इनके नेम याद करने नहीं, MCQ आएंगे। MCQs की अच्छी बात ये होती है कि आपको याद नहीं करने पड़ते, वो आप लोगों को बस पता हो कि ये वाली चीज़ें हैं, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की हुई हो तो MCQ पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये वाला हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, ये वाली चीज़ का ये मतलब होता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। और MCQ अटेम्प्ट करने का जो अच्छा तरीका होता है, उनके कीवर्ड्स याद करना होता है। जैसे जो मैंने आज टेस्ट लिया, अब उसमें मैंने देखा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, यही इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप वाला, और वो सारे बच्चों का गलत है और मुझे हैरत हो रही थी। अब वो था क्यों गलत? क्योंकि पूरा का पूरा MCQ इररेलेवेंट सा था, सिर्फ उसमें एक कीवर्ड आया हुआ था सोशल। तो आप लोग अगर कीवर्ड पे देखते, सोशल वर्ड जहाँ भी आएगा, जिस भी MCQ में आएगा, 4 लाइनों का MCQ है, उसमें एक उन्होंने आप लोगों को कीवर्ड दे दिया सोशल, आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाना है कि इसका आंसर हैंडीकैप है।
तो कीवर्ड की पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको पूरा एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, आपके मेरे वाले वो वाले सारे ठीक थे। अच्छा हाँ, हो साइकोलॉजिकल। आसमा क्या पूछा आपने? साइकोलॉजिकल, जो आपकी साइकी से रिलेटेड हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो। पहले हम लोग साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा करते थे ना, पहले ये होता था कि आपकी साइकी क्या है, कि हमने स्टडी करनी है कि इसकी सोल कैसी है। लेकिन फिर वो आगे आता गया। अब जो नया टर्म उसके लिए है वो आपका बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता। कीवर्ड 2-3 ही होते होंगे हर टॉपिक के, और कुछ के बस एक आधे ही होते हैं। तो अगर आप लोग कीवर्ड के ऊपर फोकस करेंगे हमेशा, उसके जैसे नोट्स हैं एमसीक्यू के, उनमें कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे और वो कीवर्ड आप याद रखेंगे, तो आपको पूरा एमसीक्यू याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक शॉर्ट चीज़ होती है। अच्छा, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जब वो रात के वक्त सोते हैं बच्चे, तो उनको ना नींद के अंदर उनका सांस बंद होता है। और उसकी वो सिंपल सी रीज़न थी कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं ना, उनका जो ओरल कैविटी होती है, मुंह के अंदर वाली कैविटी, जो खला, वो थोड़ा होता है, ज़ुबान उनकी थोड़ी चौड़ी या मोटी होती है। तो उससे क्या होता है, जब वो सोते हैं तो उनकी ज़ुबान उनके सांस के अंदर अटक जाती है और उनका नींद में जैसे उनको लगता है कि हमारा सांस बंद हो जाएगा। इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, कि सोते हुए उनको सांस जैसे बंद होगा उनका, इस तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। फिर आता है सिलिक डिजीज़। अब डाउन सिंड्रोम के बच्चों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, और वन ऑफ देम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू इज सिलिक डिजीज़। तो सिलिक डिजीज़ का यहाँ पे एक डायग्राम भी है, इसको पढ़ते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यू में आया हुआ है, 2-3 बार मैंने इसको देखा हुआ है। तो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो थे ना, आज जितने भी हमने पढ़े एमसीक्यू, ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे। इनमें से एक एमसीक्यू इम्पोर्टेंट था। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों में सिलिक डिजीज़ होती है। कुछ डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जो गंदम, ज्वार, ये वाली चीज़ें, इनमें ना एक प्रोटीन पाई जाती है, जैसे गंदम, जौ वगैरह में एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं ग्लूटेन प्रोटीन। और डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, मोस्टली बच्चों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, और जब भी वो ग्लूटेन खाते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है सिलिक डिजीज़, जिसको हम अभी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये आपकी है सिलिक डिजीज़। अब हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स किस किस को पता है यहाँ पे? सायरा, आपको पता है? जी, सिद्रा, आमना? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था। जी रिमशा, माउथ इज नॉट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, पर डाइजेस्टिव सिस्टम वो वाला हमारे जिस्म का निज़ाम। जी बताएं आसमा। मैम वो ट्रैकिया वाला। ट्रैकिया जो है वो आपके सांस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी, आमना, वो ट्रैकिया वाला आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, तो हमारा जो इसको हम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जीआई ट्रैक भी कहते होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब ये इसका पहला जो होता है ना, जैसे कहते हैं स्टेशन कह लें, वो हमारा माउथ है। माउथ के बाद दूसरा होता है इसमें एजोफेगस, जो हमारी खुराक की नाली होती है। तीसरा हमारा स्टमक होता है, और फोर्थ पे हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर 5th पे आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट पे आप लोगों का होता है एनस। इसको हम कहते हैं आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अच्छा,
एजोफेगस पता नहीं 7th क्लास का ही मैंने पढ़ा हुआ ये वाली चीज़, तब तो ओ से स्पेलिंग पढ़े थे, अभी सजेशन में आ रही है ई से है। अच्छा खैर जो भी, एजोफेगस कहते हैं जो हमारी खुराक की नाली होती है, मतलब ये हमारा जैसे यहाँ पे आपका माउथ है तो यहाँ से नीचे की तरफ आपकी खुराक की नाली आती है, उसके नीचे आपका स्टमक होता है, ये मैदे से जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना, डायग्राम तो बहुत ही बुरी बनी है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हमारा जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और इस ट्रैक के इन्फेक्शंस या इश्यूज डाउन सिंड्रोम के बच्चों को होते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अगर हम उसको खोलें तो वो एक पाइप की तरह होती है, जैसे पाइप होता है ना उसकी तरह होती है, और 25 मीटर्स लंबी होती है एक नॉर्मल इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन, 25 मीटर लंबी। तो अगर इस फर्ज करें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने उसका यहाँ से इतना सा पार्ट जो था वो मैंने लिया और मैंने उसको यहाँ पे जूम करके दिखाया, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल दीवारें होती हैं उनके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और इनका काम ये होता है कि जब इनके अंदर से हमारा खाना गुजरता है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, तो दीवारें जो हैं हमारे खाने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जितनी भी उसमें ताकत की चीज़ें हैं ना, वो सारी अब्जॉर्ब करती हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल लाइनिंग लगी हुई है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे ब्लड में उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन का काम है कि हमारी इंटेस्टाइन में से जो हमारी खुराक की आंतें जिसको हम कहते हैं ना, छोटी आंत में से जब खाना गुजरता है तो उसके अंदर की दीवारें इस तरह के स्ट्रक्चर की होती हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये विलाई हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ब्लड में पहुंचा देते हैं। सिंपल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है उसको मैंने बताया कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है। अगर वो रोटी खाएगा या दलिया वगैरह जो इस तरह की चीज़ें, अगर उसने वो वाली चीज़ें खा ली तो उससे क्या होगा, उसको सिलिक डिजीज़ हो जाएगी। सिलिक डिजीज़ के अंदर जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस तरह की हो जाएगी, नॉर्मल इस तरह की थी तो वो इस तरह की हो जाएगी, वो मतलब फ्लैट हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, उनमें इन्फेक्शन आ जाएगा। जब ये इन्फेक्शन आया तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन अब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती खाने के। अच्छा, सब लोगों को वॉइस इंटरप्ट हो रही है या सिर्फ रिमशा लोगों का नेटवर्क इशू है, ताकि मैं अपना नेट ठीक करूं अगर मेरा इशू है तो। सब लोगों को मेरी वॉइस इंटरप्ट हो रही है या सिर्फ रिमशा को हो रही है? चलें ठीक है, मतलब अंबर को सही आ रही है, ठीक है। रिमशा मेल ये ना यहाँ पे नेटवर्क का इशू है ना, इनके सिग्नल, हमारे रूम में सिग्नल नहीं आते, यहाँ पे थोड़े ही आते हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी, रिकॉर्डिंग भी वो जहाँ पे शेयर करनी है वो लैपटॉप वेरिफिकेशन मांग रहा है। वेरिफिकेशन इंटरनेट इतना स्लो है कि सुबह से वेरिफिकेशन की जो मेल मेरे मोबाइल पे आ रही है वो ओपन ही नहीं हो रही। सुबह से मैं पता नहीं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ। मैंने 2020 की पॉलिसी की वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने कहा अपलोड करती हूँ यूट्यूब के ऊपर, और वो यूट्यूब खोलने के लिए वेरिफिकेशन आ रही है मोबाइल पे, और वो मोबाइल वेरीफाई करेगा, ओपन होगी मेल तो ही करेगा ना। इतना यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। इंटरनेट ने तो सारे बंदों को तंग किया हुआ है, क्या कर सकता है बंदा, दुनिया के साथ साथ ही हैं। अच्छा, तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है। अगर उन्होंने ग्लूटेन वगैरह कुछ ऐसा खाया तो उनकी इंटेस्टाइन जो फ्लैट हो जाएगी, अंदर से डैमेज हो जाएगी, उससे उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है खुराक में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उनको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, उनको खून की कमी हो जाएगी, उनमें ताकत कम रहेगी, उनको बीमारियां लग जाएंगी। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिलिक डिजीज़। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पहले पढ़ा है कि बिल्कुल समझ नहीं आया? जी सायरा, जो नए बच्चे हैं, तो उससे सिलिक डिजीज़ के अंदर उनके पेट में पेन रहेगी, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या डायरिया हो सकता है, स्टमक में पेन रहेगी, उनको जैसे वो लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, भूख नहीं लगेगी, या वॉमिटिंग हो जाएगी, इस तरह की सारी सिम्टम्स।
ये थी हमारी ये सिलिक डिजीज़ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज थे। अब नेक्स्ट आते हैं इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनको इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि उनमें उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होगी तो जब कोई भी उनको मेडिसिन या वैक्सीनेशन दी जाएगी तो वो उनके ऊपर उल्टा असर कर जाएगी, ऑटो इम्यून हो जाएगी, उनकी अपनी बॉडी को वीकन करना शुरू कर देगी। और लास्ट पे उनको मस्क्यूलोस्केलेटल इश्यूज होते हैं कि आपके मसल्स और आपकी जो हड्डियों का ढांचा है उससे रिलेटेड। जैसे हमने पहले पढ़ा कि उनकी ना ये जो हाइपोटोनिया होता है, तो हाइपोटोनिया मस्क्यूलोस्केलेटल इशू ही है डाउन सिंड्रोम के बच्चों का। तो उनको हाइपोटोनिया होने से क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं ना उनके ना उस हाइपोटोनिया के अलावा भी उनके अंदर मसल्स और स्केलेटल के इश्यूज होते हैं। जैसे उनकी सर्वाइकल स्पाइन होगी। अब सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है कि उनकी यानी कि स्पाइन जो है एक स्कोलियोसिस हो सकता है या स्पाइन टेढ़ी है, हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, कोई भी ऐसा इशू उनको आ जाता है। या उनकी हिप उसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया, एक चीज़ कहते होते हैं हिप इंस्टेबिलिटी, मतलब उसका जॉइंट सही नहीं होगा या स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। और स्कोलियोसिस उनमें आती है, उनको स्पाइन उनकी सर्वाइकल होगी थोड़ी टेढ़ी होगी या उनकी स्पाइन में उनको कहीं पे पेन रहेगी, कहीं से स्पाइन की हड्डियाँ कमज़ोर होगी, उनको मतलब हड्डियों के और जोड़ों के भी इश्यूज होते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो MCQ होता है वो स्कोलियोसिस का आया भी हुआ है काफ़ी बार। अभी पता नहीं ग्रुप में किसी ने MCQ शेयर किए थे, उनमें भी थे। तो डाउन सिंड्रोम के सारे MCQ ही इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों ने इसको मास्टर करना है। वैसे तो हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट होते हैं, पर जैसे होता है ना कुछ टॉपिक है वहाँ से लास्ट में पेपर आता है, जो मर्जी कर लो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? स्कोलियोसिस में आपकी स्कोलियोसिस ये डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। इनमें उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो US शेप या टेढ़ी होगी। अब नॉर्मल पर्सन की रीढ़ की हड्डी इस तरह होगी, ये नॉर्मल, और डाउन सिंड्रोम वाले की S शेप या टेढ़ी मेढ़ी होगी, इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ठीक है, हिप जॉइंट्स टेढ़े होंगे जिनकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और इस तरह के जॉइंट्स के इशू। अच्छा, फर्स्ट डे मैंने कौन सी क्लास दी थी? वो जो मेरा 3 डेज का फ्री सेशन था वो वाला आप लोगों ने अटेंड किया होगा ना, वो मैंने डेमो क्लास ही दी थी उसकी। और हम लोग ने ADHD पढ़ लिया हुआ है। अब आप लोगों का डाउन सिंड्रोम हो जाएगा कंप्लीट जब डाउन सिंड्रोम और जो ADHD है आप लोगों का, इन दोनों का आप लोगों का मैं टेस्ट ले लूँगी कल या परसों। इसके बाद फिर हम लोग ऑटिज़म पढ़ लेंगे, और ऑटिज़म पढ़ने के बाद हमारी माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली, ये मेन जो सिंड्रोम्स है ना, ये इसी वीक में हम लोगों ने पढ़ लेने हैं। और उसके बाद जो बाकी सिंड्रोम्स आते हैं, क्लाइनफिल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम, क्राइडी चैट, बहुत सारे और जितने क्रक्स में दिए हैं ना वो वाले सारे हम लोग 1-2 दिन लगा के पढ़ लेंगे। पहले मेन जो डिटेल्ड है ना उनको डिटेल्ड पढ़ेंगे ना, तो ताकि आप लोगों के जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं वो पक्के हो जाएं। जब ये वाले पक्के हो जाएंगे फिर आगे भी पढ़ेंगे, और जो आगे वाले हैं उनमें से भी बहुत MCQ आते हैं। मतलब आपका ID का जैसे कहते हैं ना कि 40% सिलेबस जो है वो सिंड्रोम्स ही हैं, ID वालों के 40-50% सिंड्रोम डिजीजेस। तो आप लोगों ने इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक पढ़ना है उसके MCQ सॉल्व करने हैं, ताकि अगर कोई पॉइंट हमसे मिस हुआ है तो वो भी हम लोग क्लियर कर लें। ठीक, तो ये फिर डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है कि पहली बार इसको 1866 में डॉक्टर जॉन लैंगडाउन ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम का। और डाउन सिंड्रोम की 3 टाइप्स हैं, एक ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन और मोज़ैक डाउन सिंड्रोम। इन तीनों टाइप्स को पढ़ लेते हैं और फिर कर लूँगी जल्दी। ठीक है, ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन और मोज़ैक, 3 तरह की टाइप्स है डाउन सिंड्रोम की। ट्राइसोमी 21 वही जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी है कि जो आपका 21वां जोड़ा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और ये 95% केसेस के अंदर ट्राइसोमी 21 ही होती है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट का मतलब होता है अपनी जगह तब्दील करना। इसमें क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा था वो ब्रेक ऑफ होगा, वो टूटेगा और जाके किसी और क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। लेट्स सपोज कि वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे जाके अटैच हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया, अपनी लोकेशन बदल ली। 21वें जोड़े ने अपनी जो लोकेशन थी वो कहीं और जाके अटैच कर ली, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और थर्ड पे आता है मोज़ैक। मोज़ैक का वर्डली मीनिंग होता है मिक्सचर।
इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स में 47 क्रोमोसोम्स होंगे और कुछ में 46 होंगे, हमारी बॉडी में मिक्सचर होगा और ये 1% केसेस में पाया जाता है। तो इसकी डायग्राम के ज़रिए से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बना हुआ है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप हमारी क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को कहा जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे ट्राइसोमी 21 की डायग्राम है कि जो आपका 21वां जोड़ा है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। ठीक है। फिर ट्रांसलोकेशन में मैंने बताया कि जो 21वां जोड़ा है और उसके साथ जो आप लोगों का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बना, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ से टूटेगा और जाके किसी और क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर ज़्यादातर अटैच होता है, ट्रांसलोकेट कर लेगा। जो डिफ़ॉल्टी जो ख़राब आपका क्रोमोसोम बना था वो अपनी जगह से टूटा और दूसरी जगह पे जाके जुड़ गया, इसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और ट्राइसोमी 21 95% केसेस में होता है, ट्रांसलोकेशन 4% केसेस में होता है, और सबसे कम होता है मोज़ैक। अब एक पर्सन है, उसको डाउन सिंड्रोम है, हमने उसकी बॉडी के सैंपल लिया, उसके डिफरेंट सेल का कैरियोटाइप कराया, उसके कुछ सेल के अंदर जो थे 47 क्रोमोसोम थे, यानी कि 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था और कुछ में 46 क्रोमोसोम थे, यानी कि वो उसको हम कहेंगे मोज़ैक, कि उसकी बॉडी मिक्सचर है 46 वाले क्रोमोसोम वाले सेल और 47 वालों की। ठीक है, इसको कहते हैं मोज़ैक, जिसमें दोनों तरह के सेल आ जाते हैं। अब अगर इनकी परसेंटेज की बात की जाए, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स होंगे डाउन सिंड्रोम के, तो उनमें से 95 जो बच्चे हैं वो ट्राइसोमी 21 में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइसोमी 21 की परसेंटेज 95% होती है, 95% केसेस में ट्राइसोमी 21 होता है, और उनमें से जो 4 लोग होंगे उनको ट्रांसलोकेशन होगी और 1% ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें मोज़ैक होता है। ये इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कहीं से समझ नहीं आए तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं ग्रुप के अंदर स्लाइड शेयर कर दूँगी। ठीक है, आज क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ लेते होते हैं ज़्यादा, आज मैं भी थोड़ा थकी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों ने इसके MCQs लेने हैं, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और जो टेस्ट के रिलेटेड या जो भी, मैं जब भी ऑनलाइन होंगी फ्री होंगी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो ये नहीं हम लोगों ने करना कि ज़्यादा पढ़ें और समझ नहीं आए, थोड़ा पढ़ लेंगे पर अच्छा पढ़ लेंगे। सेशन 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना सिलेबस है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको पहले वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अगर नहीं लेना चाहते पहले वाले सेशन तो ग्रुप लेफ्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। और बाकी 2-3 दिन फीस सबमिट कराने के लिए होते हैं, उसमें करा दीजिएगा, वरना आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दूँगी।